हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है सर्किट्स विद लैचेस। और इसी वीडियो सीरीज में हम और सारे नए टॉपिक्स को इसमें देखेंगे। सर्किट्स विद लैचेस, डीबाउंस सर्किट्स, एनालिसिस ऑफ सर्किट्स विद लैचेस, ठीक है। और इसी में हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ फ्लो टेबल, रिडक्शन ऑफ इम्प्लीकेशन टेबल, ठीक है, या इम्प्लीकेशन टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 4 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, ठीक है, उनमें स्टेबल स्टेट्स क्या हैं, ट्रांजिशन टेबल, फ्लो टेबल, वो सब हमने डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। अगर आपको उसके अलावा उसमें कोई भी डाउट है उस पर्टिकुलर सेक्शन में तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक के साथ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा सर्किट्स विद लैचेस, ठीक है। तो देखिए, कोई भी हमारी एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट जो है उसे हम इंप्लीमेंट हमने देखा था बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं में से हमारा एक तरीका है सर्किट्स विद लैचेस का, ठीक है, जिसमें हम लैचेस से जो है इंप्लीमेंट करते हैं एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स को, ठीक है। तो एसआर लैच जो है जनरली हमारी यूज़ होती है इसमें, जो इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। तो एसआर लैच विद फीडबैक लूप, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एक आर और एक हमने एस इनपुट दिए हुए हैं, ठीक है। और वाई जो है हमारा वो फीडबैक है, जो फीडबैक आ रहा है हमने स्मॉल वाई में नेम दे दिया। तो एस और वाई की हमने नॉरिंग कर दी है, और नॉरिंग के बाद अगेन जो आंसर आया मेरा, उसका जो पर्टिकुलर आउटपुट आया है वो मैंने अगेन जो है वो आर के साथ फेड कर दिया। तो मेरे को जो आंसर मिल गया वो मेरा क्यू इक्वल्स टू वाई मिल गया। तो ये है मेरी एस आर लैच का जो लॉजिक डायग्राम है वो इस तरीके से। अब अगर मुझे इस वाई को डिनोट करना है तो इस वाई के जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा इस एस प्लस वाई से बार, ठीक है। एस प्लस वाई से बार क्योंकि नॉरिंग हो रही है, और अगेन जो इसका आउटपुट है वो उसकी आर के साथ एडिंग करके फिर नॉरिंग हो गई, ठीक है। दैट इज प्लस हो गया, और फिर लास्ट में हमने क्या कर दिया, बार कर दिया पूरे का। तो ये बन जाएगा। अब मैं इसको देखिए ऐसे करूँगा, तो पहले इसमें बार मैंने हटाया तो ये बार डीमॉर्गन्स लॉ से, तो एस बार डॉट वाई बार, ठीक है, एस डॉट डॉट वाई बार आ जाएगा। अब ये बार जो है ना कंप्लीट टूट गया, ठीक है, मतलब ये बार जो है वो अंदर की तरफ डिमॉर्गन्स लॉ से वो हट गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये बाहर वाला बार भी तो टूटेगा। तो जब बाहर वाला बार टूटेगा अंदर की तरफ तो क्या होगा, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। तो प्लस को हम डॉट में करेंगे और ये वाली अगेन लाइन इधर ड्रॉ कर देंगे और इधर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो हमने वही कर दिया इस स्टेप में, ठीक है। तो हमने दो तरीके से डिमॉर्गन लॉ लगाया है। एक बार इसमें डीमॉर्गन लो जो इस कॉम्प्लीमेंट की वजह से लगेगा, और इसमें एक बार इस पूरी जो ब्रैकेट है, जो बड़ी वाली ब्रैकेट है, उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें भी डीमॉर्गन्स जो है लॉ लगाया है, ठीक है। तो ये हमारा लग के ये आ गया। अगेन मैं जब इसको ब्रेक करूँगा तो ये बन जाएगा एस प्लस वाई, क्योंकि बार के ऊपर बार अगेन जो है वो हमारा इन्वोल्यूशन लॉ से वही आ गई क्वांटिटी, एस प्लस वाई डॉट आर बार, ठीक है। तो ये बन गया एस आर बार प्लस वाई आर बार। तो ये एक कंडीशन होती है हमारी, जो हमारी सर्किट्स विद लैचेस में देखी जाती है, नोट ली जाती है, ठीक है। अदर वे इसी पर्टिकुलर सॉल्व को हम इस तरीके से भी करते थे, सिंपल वे में, कि पहले मैं बाहर वाले बार को तोड़ता तो ये हो जाता एस प्लस वाई बार का बार अगेन कैंसिल हो जाता पूरा, डॉट आर बार रह जाता, ठीक है। मैंने क्या करा, एक बार इस बार को नहीं तोड़ा है, बाहर वाले बार को जो है मैंने उसको डीमॉर्गन्स लॉ लगा दिया बड़ी वाली ब्रैकेट में। तो अगेन वो बार बार अगेन कैंसिल होकर एस प्लस वाई डॉट आर बार। तो ये ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। तो मैंने इसको भी बता दिया, इस तरीके से भी बता दिया है कि आप इसको तोड़ेंगे तो अगेन फिर आप पूरे में तोड़ेंगे, अदरवाइज आप बड़ी वाली उसको जो कॉम्प्लीमेंट है उसे आपने डीमॉर्गन्स लॉ से ब्रेक कर दिया तो आंसर आपको ये मिल जाएगा। अब अगेन जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि ट्रांजिशन टेबल पहले ड्रॉ करते हैं, तो हम वही इसमें भी ड्रॉ करेंगे। पहले ट्रांजिशन टेबल हमारी बनेगी। तो ट्रांजिशन टेबल देखिए कैसे बनेगी, ट्रांजिशन टेबल वाई बनेगा, एस आर बनेगा, ठीक है। अब जब आपने वाई और एस आर बना दिया, अब देखिए क्या होगा कि अब वाई और एस आर के बीच में आपने प्लॉट करा है मैप, ठीक है। वाई और एस आर के बीच में आप मैप को आपने प्लॉट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें जो है जब ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे तो ट्रांजिशन टेबल में वही जो वाई का आंसर आया है उसी से हम देखेंगे। तो जहाँ पे एस वन है और आर कैसा है, जीरो है, तो एस वन है और आर कैसा है, जीरो है। एस वन आर जीरो इस वाले इस वाले कॉलम में है, तो वन वन हमने इधर लिख दिया। सिमिलरली वाई आर बार, जहाँ पे वाई वन है लेकिन आर बार है, मतलब आर की वैल्यू जीरो है, तो दैट इज आर वन है, वाई वन है, और आर की वैल्यू जीरो कहाँ पे है, तो देखो आर की वैल्यू जीरो एक यहाँ पे है और आर की वैल्यू जीरो एक यहाँ पे है। तो यहाँ तो वन वन है ही, और यहाँ पे और वन वन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये वन और ये वन, क्योंकि नीचे वाली रो को डिनोट कर रहा है, तो इन दोनों कॉलम में हो गया। बाकी जगह जीरो जीरो फिल कर देंगे। अब जीरो जीरो इसमें स्टेबल है तो भर दिया, इसमें वन स्टेबल है तो वन कर दिया। अब अगर इसका अगर मैं वैसे भी देखूँगा, अगर इंप्लीमेंट करता तो वैसे भी इसका के मैप क्या बनेगा, एस आर बार, और इन दोनों से क्या बनेगा, ये वाला पेयर। तो ये वाला पेयर कैसे बनेगा, वाई आर बार, क्लियर है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो आपने इंप्लीमेंट करा है मैप वो आपने सही करा है या नहीं, ठीक है। अब इस ट्रांजिशन टेबल से हम कुछ बिहेवियर समझेंगे। उन बिहेवियर को मैंने 3 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। वो 3 पॉइंट्स अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। पहले हम समझेंगे कि अगर मैंने एस और आर के इनपुट्स मैंने वन वन दिए हुए हैं, तो एस और आर के इनपुट जो मैंने वन वन दिए हुए हैं तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैंने एस और आर दोनों को इनपुट वन वन दे दिया तो मेरी जो लैच है वो कैसे काम किया, वन वन के लिए पहले हम समझते हैं जीरो वन और वन जीरो के लिए, ठीक है। तो जब हमने एस और आर के इनपुट्स को जीरो और वन दिया है, तो देखिए जीरो वन पे एस आर जब जीरो वन इनपुट्स हैं तो हमें क्या मिल रही है, लैच कैसी मिल रही है, सेट रीसेट मिल रही है।
y की वैल्यू कितनी मिल रही है 0, दैट इज इक्वल्स टू q एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स लैच इज रीसेट। और हम अगर 10 पे बात करें तो 10 पे s और r की वैल्यू जब 10 है तो हमने s और r की वैल्यू 10 कर दी, तो हमारी ये सेट जो है वो 1 हो गया, रीसेट 0 हो गया। दैट मीन्स जो हमारी लैच है वो कैसी है 1 पे है, तो 1 पे हमने सर्कल कर रखा है, मतलब जो हमारा आउटपुट मिल रहा है वो q इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 मिल गया, दैट मीन्स लैच इज सेट। तो 10 पे हमारी सेट है और 01 पे हमारी अनसेट है, दैट इज रीसेट है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं 11 की, तो जब मैंने s और r की वैल्यू को 11 अप्लाई करा, तो अब अगर मैंने s और r की वैल्यू को 11 अप्लाई करा है तो मुझे कैसी सेट स्टेट मिल रही है, एक स्टेबल स्टेट मिल रही है 0 पे। बट इसमें तो देखिए समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं इसमें s को पहले 0 को ले आता हूँ, मतलब ये 11 अगर मेरा 0 में मतलब 11 में मैंने अगर पहले ट्रांजिशन कराया पहले वाले 0 का, इफ s गोज टू 0 फर्स्ट, अगर s वाली क्वांटिटी को मैंने 0 पहले पढ़ दिया, तो ये 0 1 में मुझे जो है लैच मेरी कैसी हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी, दैट इज 0 पे चली जाएगी। और अगर मैं इस 11 में अगेन जो r है उसको मैं 0 पहले कर दूं, इफ r गोज टू 0 फर्स्ट, तो 10 में आ जाएगा, और 10 में लैच कैसी है, सेट है। तो वो मैंने आपको पहले बता दिया, तो बस वही इससे बताना चाह रहा था। और एक चीज़ और है कि जब हमारी 1 से 0 में आएगी तो ऐसा जो ट्रांजिशन है वो हमारा कैसा है, अनस्टेबल ट्रांजिशन है, क्योंकि 0 में हमारे दो स्टेबल स्टेट मिले हैं 0 और 1, तो सर्किट इज गोज टू द अनस्टेबल स्टेट, उसे नहीं पता कौन सी स्टेबल स्टेट में जाना है। ठीक है, तो ऐसी स्टेट में हमारी जो सर्किट हो गई वो अनस्टेबल स्टेट में चली गई, तो इसलिए हम एक इस्तेमाल करते हैं इसमें कंडीशन कि जब एस डॉट आर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एस डॉट आर इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो एस डॉट आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही मैंने आगे वाले पेजेस में लिख भी दिया है, तो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। अब जो मैंने बोला वही मैंने इसमें लिख भी दिया है कि फ्रॉम द ट्रांजिशन टेबल द बिहेवियर ऑफ द एस आर लैच इज एज फॉलोज। पहला कि जब एस आर की वैल्यू 10 है तो आउटपुट क्यू इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 लैच सेट है, विद एस आर इक्वल टू 01 द आउटपुट क्यू इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 लैच इज रीसेट। फ्रॉम द ट्रांजिशन टेबल एस आर चेंजेस फ्रॉम 11 टू 00, जो एस द ट्रांजिशन टेबल से अगर मैं देखूँ तो जो एस आर है मेरा वो 11 से 00 में चला गया। ठीक है, देन इट प्रोड्यूसेस अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट। लेकिन अगर उसमें मैंने एस को 0 पहले कर दिया तो आउटपुट कैसा है 0 पे था, दैट मीन 01 पे कैसी हुई, रीसेट हो गई थी। ठीक है, और अगर आर गोज टू 0 फर्स्ट है तो आउटपुट कैसा मिल रहा है 1 मिल रहा है, मतलब जो सेट है जो मेरी लैच है वो सेट है। ठीक है, ठीक है, नाउ थर्ड में लिखा है नॉर्मली एस एंड आर इनपुट्स आर नेवर अप्लाइड साइमल्टेनियसली। एस और आर इनपुट्स को हम कभी भी एक साथ अप्लाई नहीं करते हैं, और इस कंडीशन को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि एस डॉट आर जो है वो 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, एस डॉट आर इक्वल टू 0 विच स्टेट्स दैट द एंडिंग ऑफ एस एंड आर मस्ट ऑलवेज बी 0, मतलब एस और आर जो है हमेशा 0 होने चाहिए। ठीक है, वो 1 से 1 नहीं रहना चाहिए, मतलब 1 वाले स्टेट में नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज वो ट्रांजिशन कर देगा इस तरीके से 0 में, जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें देगा। क्लियर हो गया। तो सिमिलरली नाउ कंसीडर द फंक्शन। अब जो मेरे पास एक क्वेश्चन आई थी वाई इक्वल टू एस आर प्लस वाई आर बार, जो हमने इससे पहले देखी, उसको मैंने भी नाम दे दिया यहाँ पे ए। अब देखिए ये एस आर बार, अब देखो इस क्वेश्चन से मैं ये वाली क्वेश्चन लेके आऊँगा, इस वाली क्वेश्चन से मैं ये वाली क्वेश्चन लेके आऊँगा। कैसे लेके आऊँगा वो समझिएगा कि ये मैंने देखिए क्या करा है। अब इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये लिख दिया, तो अब देखिए अगर मैं सिंपली एस आर बार लिखूँ प्लस एस आर बार, ये क्वेश्चन लगे और ये क्वेश्चन अलग है, तो एस आर बार प्लस एस आर करूँगा तो क्या जाएगा, एस कॉमन ले लो तो आर बार प्लस आर, और आर बार प्लस आर कॉम्प्लीमेंट लॉ से हमारा ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 1 होता है, तो एस आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ। तो मतलब ये वाली पूरी क्वांटिटी को मैं एस लिख सकता हूँ। दूसरी चीज़ मुझे पता है कि लैच में कंडीशन क्या है, एस डॉट आर इक्वल टू 0, तो ये वाली क्वांटिटी अगर 0 हो गई तो एस आर बार किसके बराबर हो गया, एस के बराबर। तो यहाँ पर मैं इस एस आर बार को रिप्लेस कर सकता हूँ एस से। तो पहले मैंने क्या करा, पहले बहुत ध्यान से समझते हैं, ये वाला जो मेरा एस आर बार है, ये वाला जो मेरा एस आर बार है, और ये मतलब जो ये वाली इक्वेशन तो मैंने पहले वाले जो अभी फिगर बनाई थी ट्रांजिशन टेबल उससे ऑपरेट करी थी। अब देखिए इसमें करा क्या मैंने कि एस आर बार प्लस एस आर, ये मैंने एक कोई भी इक्वेशन ले ली और ये अलग इक्वेशन है इससे। ठीक है, ये मैंने कोई भी इक्वेशन ले ली और मैंने सॉल्व करा, तो आर बार एस कॉमन आ गया, आर बार प्लस आर आ गया, तो इससे क्या आ गया, एस आ गया। और एस को अब ये जो मेरी ये वाली पूरी जो इक्वेशन है इसको मैं एस से लिख सकता हूँ भाई, इस पूरी कंडीशन को मैं एस से लिखता हूँ। बट अभी मैं वो नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि जो मेरा एस आर है वो 0 के बराबर होता है लैच में, तो एस आर 0 के बराबर, मतलब ये वाली पूरी क्वांटिटी किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। तो एस आर बार किसके बराबर आ गया, एस आर बार प्लस 0 इक्वल टू एस के बराबर आ गया, तो एस आर बार इक्वल टू एस आ गया, तो एस आर बार को मैं एस लिखता हूँ। दैट मीन्स इधर वाले एस आर बार में मैं एस लिख दूंगा, तो एस प्लस वाई आर बार आ गया। ठीक है, व्हेन एस आर इक्वल टू 0, ये मैंने और लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। टू एनालाइज द सर्किट विद एस आर लैच वी मस्ट चेक द बूलियन फंक्शन एस आर इक्वल टू 0 होल्ड्स एट ऑल टाइम, वी रिड्यूस द एक्साइटेशन फंक्शन टू एनालाइज सर्किट। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एसआर लैच में हमेशा ये एनालाइज करते वक्त कंडीशन चेक रखनी पड़ती है कि एसआर जो है वो मेरा हमेशा जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो वी मस्ट चेक द बूलियन फंक्शन एस आर इक्वल टू 0 होल्ड एट ऑल टाइम, वी रिड्यूस द एक्साइटेशन फंक्शन टू एनालाइज सर्किट। अब हमें कोई भी मान लीजिए सर्किट दी हुई है इस तरीके से, ठीक है, अब ये सर्किट हमें दी हुई है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसे एनालाइज करना है बिहेवियर को। तो वही करेंगे, पहले इसके एस और आर के इनपुट्स को लिखेंगे और अगेन फिर हम इसमें एस डॉट आर वाली कंडीशन को लगाएंगे और फिर उसकी ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे जैसे बना रहे थे। क्लियर है। ठीक है, तो अब देखिए ये x1 आ गया, ये x2 आ गया, मैंने दो इनपुट्स दे दिए हैं। ये अब देखो R1 में क्या जा रहा है, R1 में अगर आप ध्यान से देखो तो R1 में जा रहा है ये y1। बेटा मिनट, ये देखो मैंने क्या लिया है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये मैंने लिया है y1 और ये मेरा y1 जो है, ठीक है। तो ये देखो ये वाला जो y1 है ना, ये y1 जो आ रहा है मेरा, ये y1 पर्टिकुलरली ये इस एक वायर आएगा, वहाँ से मैंने कनेक्ट कर रखा होगा इसे। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा।
क्योंकि अगर मैंने इधर y1 मेंशन कर रखा है दैट मीन्स कि ये जो है वो मेरा y1 आ रहा है इधर से, ठीक है। और ये वाली क्वांटिटी जो है वो मेरी कितनी जा रही है, या ऐसे समझिए कि ये जो है ये मेरा ये कनेक्शन नहीं है, सॉरी ये कनेक्शन नहीं है, और ये जो है ये मेरा वायर डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमने इसको ऐसे करेंगे, तो अगर मैं इस R1 वाले इनपुट को रीड करूँ कि ये R हो गया, ये S हो गया, ये R2 हो गया, या S2 हो गया, तो दो लैचेस हमारी आएगी ये नॉर में, ठीक है। तो अगर मैं R1 के लिए देखूँ तो R1 के लिए देखिए इसका इनपुट कितना है x1 बार, और ये कितना आ रहा है मेरे पास, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है x2, तो x2 का बार आ रहा है, तो x2 का बार, ये जो y1 मैंने लिखा हुआ है ये y1 यहाँ से लिखा हुआ है, ये इसके लिए लिखा हुआ है, इसका ये वाला इनपुट, इस गेट का ऊपर वाला इनपुट, ठीक है। तो इस क्या कितना आ गया x1 बार डॉट x2 बार, क्योंकि x2 का भी ये बार ही कनेक्टेड है, ठीक है। अब अगर मैं इस वाली सर्किट को देखूँ, इधर वाली हूँ मैं S1 वाले के में, तो S1 वाले के लिए कितना है x1, और ये कितना है y2, ये y2 आ रहा है, तो x1 y2 S1 का हो जाएगा, ठीक है। R2 के लिए देखेंगे तो R2 के लिए ये y1 है, ये हमारा y1 आ गया, और ये कितना है x2 बार, तो x2 बार y1, और इसके लिए देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो इसके लिए देखेंगे तो ये एड का कितना आ जाएगा S2 के लिए, S2 का एक्सप्रेशन बनेगा ये x1 x2 तो x1 x2 हमारा S2 का हो जाएगा। यही मैंने इसके अगले वाले पेज पे लिख दी। एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे वीडियो में थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे बार बार शिफ्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, मेरे PDF नोट्स एंड डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसको आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके अपने अनुसार जो है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है कि अगर कुछ दिखने में, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, S1 S2 R1 R2 हमने निकाल दिया था। अब देखिए क्या होगा, नाउ द कंडीशन ऑफ SR लाइक दैट इज SR इक्वल टू 0, हम ये पुट करेंगे तो S1 R1 इक्वल टू 0 एंड S2 R2 इक्वल टू 0। तो जब y1 लिखाएंगे तो y1 ऐसे लिखा जाएगा S1 प्लस, भाई y1 वाली कंडीशन जो है वो तो यही लिखी जाएगी, ये बोलो। तो अभी ये तो हमारे पास कंडीशन हो गई, लेकिन अभी हम अगर y1 का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो y1 को कैसे लिखेंगे, भाई ये वाली कंडीशन होती थी, ये वाली कंडीशन पे क्या आता था भाई, S प्लस R बाई R बार वाई आता था, यही तो हमने निकाला था S प्लस वाई R बार, ठीक है। तो बस वही हमने लिख दिया, बस 1 1 के रिस्पेक्ट में लिख दिया, उधर 2 2 के रिस्पेक्ट में लिख दिया। तो जब 1 1 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो यहाँ x1 y2 पुट करेंगे S1 से, R1 का बार पुट करेंगे, मतलब R1 पुट करेंगे, उसका बार कर देंगे, y1 तो y1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x1 y2 इधर क्या आ जाएगा, डीमॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 आ जाएगा डॉट y1, तो ये आ जाएगा हमारा पूरा एक्सप्रेशन y1 का। सिमिलरली हम y2 का भी निकालेंगे S2 R2 की वैल्यू पुट करके, ठीक है। y2 तो सेम ही है, y2 वैसे ही रहेगा। अब के मैप बनाएंगे y1 के लिए और y2 के लिए। अब के y1 के लिए कैसे बनेगा, तो जहाँ पे x1 1 है और y2 1 है वहाँ पे पुट करो, तो देखो y1 y2 x1 x2 का मैप बन गया, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल हैं, x1 y2 y1, ठीक है। बहुत 4 वेरिएबल है हमारे y1 y2 और x1 x2, ठीक है। तो अब 4 वेरिएबल के लिए के मैप बन गया, तो मैंने कहा कि जहाँ पे x1 1 है और y2 1 है, ठीक है, और x1 1 है y1 1 है, ठीक है। तो जब x1 जहाँ पे 1 है तो x1 1 y2 1, तो x1 1 है, मतलब इन दोनों कॉलम में x1 1 है और y2 1 है, y2 1 इन दोनों कॉलम्स में है, तो 1 1 1 1 हमने इधर भर दिया। अब x1 y1 में देखते हैं, तो x1 1 है y1 1 है, x1 1 है x1 1 है x1 1 है, और y2 कितना है 1, और y1 है, और y1 है मतलब यहाँ पे है, तो ये 1 1 1 1 आ गया, क्लियर है। अब x2 y1 मतलब x2 1 है, x2 1 इन दोनों कॉलम्स में, इन दोनों रोज में है, इन दोनों कॉलम्स में है, सॉरी, और y1 1 कहाँ पे है, y1 1 है, ये 1 और ये 1, ठीक है। तो ये 1 1 1, ठीक है। बार नहीं लगा हुआ है तो 0 1 पढ़ते हैं, और बार लगा अगर हुआ है तो उसे हम पढ़ते हैं 0, क्लियर है। सिमिलरली y2 को अगर हम देखेंगे तो x1 x2 कैसे हो जाएगा, तो x1 x2 में ये 1 1 है, तो दैट मीन्स x1 x2 में x1 x2 सिर्फ 1 1 है, तो ये पूरी रो हो जाएगी, ये पूरा कॉलम हो जाएगा, सॉरी। और x2 y2 के लिए देखेंगे तो x2 कहाँ पे 1 है, एक इसमें 1 है और एक इसमें 1 है, और y2 कहाँ पे 1 है, इन दोनों कॉलम्स में 1 है, तो ये दोनों हो जाएंगे, ये क्वाड्रेटिक तरीके से 1 1 1 1, ठीक है। अगेन y1 बार y2 दैट मीन्स y1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0 कहाँ पे है, ये दोनों में 0 है, और y2 कहाँ पे 1 है, तो y2 कहाँ पे 1 है, इसमें 1 है, तो 1 1 1 1 ये पूरी हो गई। इस तरीके से हमारा y1 y2 को मैप बन गया। अगर आप वैसे भी इसे वो करोगे एक तरीके से, अगर इसको सॉल्व करोगे तो भी यही बनेगा, देखो एक इसका क्वाड ये बनेगा, एक क्वाड ये बनेगा, एक क्वाड ये बनेगा, ठीक है। ऐसे बना सकते हो आप इसके क्वाड, बाकी जगह 0 फिल कर देंगे, बाकी जगह देखो इसमें भी 0 फिल करेंगे। इसका कैसे बनेगा, तो एक क्वाड ये बनेगा, एक क्वाड ये बनेगा, तो इस तरीके से हमारे 2 क्वाड बन जाएंगे, क्योंकि ये एक तरीके से और रिडंडेंट हो सकता है ना, और ये एक तरीके से और रिडंडेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ठीक है इस तरीके से रिडंडेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक हमारे पास क्वाड और बन जाएगा, ये क्वाड और बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन इस तरीके से मिल जाएगी। तो अगर आपको चेक करना है कि आपने इक्वेशन से मैप सही बनाया है, तो इसको आप के मैप से सॉल्व कर लें, तो देखो इक्वेशन आपको यही मिल जाएगी। अब इससे ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था आपको, मर्ज कर दीजिए दोनों को, तो इन दोनों को देखिए मर्ज कर दिया है मैंने, और ये मेरा ट्रांजिशन टेबल का डायग्राम आ गया, ठीक है। जब मर्ज कर दिया तो ये जो ट्रांजिशन टेबल का डायग्राम आ गया, इसी के साथ मेरी एनालिसिस ऑफ जो एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है विद द SR लैच वो मेरा कंप्लीट हो गया, क्लियर है।
अब इसी में अगर आपको मैप बनाना है एस और आर का, अब देखिए अब यहाँ तो हमारे पास एक नॉर्मल था, बट अगर मुझसे एस और आर का मैप पूछा जाएगा तो मैं कैसे बनाऊंगा किसी भी और कोई क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, टू ड्रॉ द मैप ऑफ एस एंड आर इफ ट्रांजिशन टेबल इज गिवन बाय द हेल्प ऑफ लैच एक्साइटेशन टेबल। अब लैच एक्साइटेशन क्या टेबल होती है, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाई थी यूनिट नंबर 3 में, कि जो लैच एक्साइटेशन यहाँ पे हमने देखी थी कि एक्साइटेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप टेबल्स जो मैंने डिस्कस करी थी जब मैं कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप पढ़ा रहा था तब, ठीक है। तो वहाँ पे है ये लैच एक्साइटेशन क्यू एन प्लस वन लिखते थे। तो वाई क्या है, प्रेजेंट स्टेट, कैपिटल वाई क्या है, नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 में एस आर की वैल्यू 0 क्रॉस 1 0 0 1 और क्रॉस 0 जाती है, ठीक है। अब देखिए जब ये हो जाएगी, अब देखिए समझिए कैसे इसको हम कैसे जो है करेंगे। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल दी हुई है। अब इससे आपको एस और आर का मैप बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इसकी पहले y1 x1 x2 बार प्लस x1 y बार हो जाएगी, इसकी कुछ हो जाएगी y की, ये बताइए, ये हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैप एस के लिए कैसे बनेगा, मैप एस के लिए इस तरीके से बनेगा कि ये जीरो में जा रहा है, तो ये 0 0 मतलब 0 0 कॉम्बिनेशन एस में क्या है 0, तो 0 लिख दिया, क्योंकि मैंने y x1 x2 में एस का मैप बनाना हो तो 0 0 0 पे मैंने 0 लिख दिया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये 0 से 0 में जा रहा है तो 0 0 पर 0 है तो 0 लिख दिया, 0 0 पर 0 है तो 0 लिख दिया, 0 लिख दिया। 0 1 में क्या है, देखो 0 1 में एस की वैल्यू 1 है तो मैंने देखो इधर 1 लिख दिया, क्लियर है। अब सिमिलरली अब 1 0 1 0, तो 1 0 में 0 है तो 0 लिख दिया, 1 0 में 0 है तो 0 लिख दिया। 1 1 में क्रॉस है तो क्रॉस लिख दिया, दैट इज डोंट केयर। और 1 1 में अगेन डोंट केयर है तो डोंट केयर लिख दिया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं मैप फॉर आर के लिए। तो मैप फॉर आर को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो सिमिलरली वही ऐसे हो जाएगा कि 0 0 में आर की वैल्यू देखो डोंट केयर है तो डोंट केयर लिख दिया, 0 0 डोंट केयर, 0 0 डोंट केयर। 0 1 में देखो तो 0 और 1 में हमारा आर कितना है 0 है तो 0 लिख दिया। 1 0 में हमारा 1 है तो 1 लिख दिया। 1 0 में अगेन 1 1 1 में 0 है तो 0 लिख दिया, और 1 1 में अगेन हमारा कितना है 0 है तो 0 लिख दिया, क्लियर हो गया। तो इससे हमारा मैप फॉर एस बन गया और मैप फॉर आर बन गया, क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये पार्ट तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप एक ट्रांजिशन टेबल से कैसे एस और आर का मैप बनाएंगे। अब यहाँ पे मैप बनाने के लिए दिया हुआ है, अब मैंने क्वेश्चन में दिया नहीं था कि आपको इससे डायग्राम बनाना है, जबकि आपको एग्जाम में इसका एक डायग्राम भी जो है वो बनाना पड़ेगा। तो अगर आप एस और आर का जैसे डायग्राम बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे y x1 x2 का, ठीक है। अब इसके लिए आप इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका तो एक सिंगल पेयर बनेगा, वो सिंगल पेयर कह रहा हूँ, सिंगल एक सेट बनेगा, और जो भी इक्वेशन आएगी उसे आप एस से इंप्लीमेंट करेंगे। सिमिलरली आर का भी आप लॉजिक डायग्राम बनाएंगे जैसे आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करा था। ये देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे एस और आर बनी हुई है, फिर उसके बाद लैचेस, तो पहले एस और आर के इनपुट्स निकाल देना इस तरीके से, ठीक है, और फिर बाद में लैच लगा देना, ठीक है, और इसका आउटपुट जनरेट कर देना, क्लियर हो गया। इस तरीके से हमारा इसका भी डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक अलग क्वेश्चन है और वो ऊपर वाला एक अलग क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपको एग्जाम में अगर कुछ मेंशन नहीं है, एसआर लैच की एनालिसिस मेंशन है, तो आप एसआर लैच की एनालिसिस यहाँ तक करेंगे, एग्जाम में आप इस तरीके से भी लिख के आ सकते हैं एसआर लैच के एनालिसिस वाले पार्ट में कि लैच एक्साइटेशन टेबल से कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू इन गेनिंग मार्क्स, ठीक है। मार्क्स को मतलब वो आपको सस्टेन ही रखेगा कि हाँ भाई एग्जामिनर को पता लगेगा कि आपको ये पता है बात, ठीक। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी चैप्टर में, दैट इज डिबाउंस सर्किट्स। तो डिबाउंस सर्किट क्या है, इन द डिजिटल सर्किट्स द इनपुट्स आर गिवन थ्रू द मैकेनिकल स्विचेस। ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैकेनिकल स्विच इज एट when the arm is thrown from one position to another the switch contact vibrate or bounces several time before coming to final rest। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं डिजिटल सर्किट में देखूँ तो हमारे पास इनपुट जो है आज के समय में जो है वो हमारे मैकेनिकल स्विचेस से दिए जाते हैं, तो ठीक है। तो हम अगर हम मैकेनिकल स्विचेस से दे रहे हैं तो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है मैकेनिकल स्विच की, क्या कि जब हम किसी भी आर्म को थ्रो करते हैं, दैट मीन्स अगर मैं स्विच को ऑन करता हूँ या ऑफ करता हूँ तो उसकी एक पर्टिकुलर आर्म है जो कॉन्टैक्ट ऑन करती है और कॉन्टैक्ट को ऑफ करती है। तो जब कॉन्टैक्ट ऑन होता है तो कुछ स्विच कॉन्टैक्ट जो है वो हल्का सा वाइब्रेट करता है, कुछ मैकेनिकल ऑसिलेशंस देता है कि जिससे वो ऐसा ना हो, ठीक है, कुछ मैकेनिकल ऑसिलेशंस होता है। तो उस टाइप के जो वाइब्रेशंस हुए उन्हीं वही हमारी जो है वो हमारी जो है अनडिज़ायरेबल होती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे ट्रांजिशन मतलब जो हमारा वाइब्रेशन है सर्किट में वो ज़्यादा हो जाए और ऐसा हो जाए कि उसकी पूरी एक कारम इतनी वाइब्रेट हो जाए कि वो दूसरे स्विच पे ही पहुंच जाए सीधे, ठीक है। मतलब अगर हमने उसे ऑन करने की कोशिश करी तो ऐसा ना हो कि वो ऑफ हो जा रहा है, मतलब जो है हमारी इतना ट्रांजिशन कर रहा है, इतना ज़्यादा वो वाइब्रेट कर रहा है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जिससे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे अगेन पहुंच गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए जो है हम डिबाउंस सर्किट का हमारे जो है कंसेप्ट आया कि डिबाउंस सर्किट्स का आप इस्तेमाल करें। डिबाउंस सर्किट में भी हमारे पास एक स्पेशल सर्किट जिसको हम बोलते हैं सिंगल पोल डबल थ्रो SPDT स्विच, ठीक है। तो बस वही देखेंगे। तो दिस बाउंस में टेक सेवरल मिली सेकंड्स टू डायोड, तो कभी कभी तो जब तक कि डायोड हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। सेवरल मिली सेकंड ले रहा है तो डायोड कॉजिंग द सिग्नल टू ऑसिलेट बिटवीन 0 एंड 1, तो सिग्नल जो है जल्दी जल्दी सही से नहीं आ पा रहा है, वो 0 और 1 में ट्रांजिशन कर रहा है, अगर ऊपर 0 है नीचे 1 है, 0 1 0 1 इस तरीके से, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि डिबाउंस सर्किट इज अ सर्किट, ठीक है। तो डिबाउंस सर्किट इसलिए हमारा आई सर्किट नॉलेज में क्यों, क्योंकि डिबाउंस सर्किट है वो एक ऐसी सर्किट है जो हमारी रिमूव कर रही है इस सीरीज ऑफ पल्सेस को जो हो रही थी, दैट इज द जो ट्रांजिशन हो रहे थे, दैट रिजल्ट
रिजल्ट फ्रॉम द कॉन्टैक्ट बाउंस एंड प्रोड्यूस सिंगल स्मूथ ट्रांजिशन देती है, या तो आपको बाइनरी सिंगल 0 होगा या 1 होगा, या 1 होगा तो 0 होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, 0 to 1 या 1 to 0 कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है तो वो एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा, उसमें कोई भी कॉन्टैक्ट बाउंस नहीं आएगा, ठीक है, इन दिस सीरीज ऑफ पल्सेस। तो ये डी बाउंस सर्किट हो गई। तो वन सच सर्किट इन द डी बाउंस सर्किट इज अ सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक है, इसी में हमारी एक सर्किट है सिंगल पोल डबल थ्रो। तो स्विच कनेक्टेड टू एन एसआर लैच, ठीक है, उसी को हमने एग्जांपल दे दिया। एक स्विच होता है जिसमें जो हमारा इस सिंगल पोल डबल थ्रो जिसमें स्विच जो है वो हमारा कनेक्ट होता है एसआर लैच से, ठीक है। स्विच को हमने इस तरीके से कनेक्ट करा हुआ है कि ए वाले टर्मिनल को हमने कहा कि ए देखो, ए इस वाले पॉइंट का नाम है और बी इस वाले पॉइंट का नाम है, ठीक है। तो हमने जब ये जो स्विच है उसको हमने ए को इस ऊपर वाले एस के कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है, तो उस केस में ग्राउंड से कनेक्टेड है, उस केस में किससे कनेक्ट है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो हमारा जो पर्टिकुलर जो अपर पोर्शन है द एस वुड बी कनेक्टेड टू ग्राउंड। भाई ए पॉइंट ग्राउंड हो गया, ए पॉइंट ग्राउंड हो गया, मतलब एस जो है वो हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, और बी जो है वो हमारा हाई हो जाएगा, मतलब एस 1 में है और आर किस में है, 0 में है। तो इस केस में क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यू हमारा 0 हो जाएगा, नैंड लैच चल रही है इसलिए, क्लियर है। तो देखिए द स्विच इज यूजुअली अ पुश बटन दैट रेस्ट इन पोजीशन ए। एक स्विच क्या है, स्विच हमारा कोई भी एक पुश बटन है जो रेस्ट कर रहा है इन द पोजीशन ए। तो व्हेन द बटन इज डिप्रेस्ड इट गोज टू द पोजीशन बी, ठीक है। जब बटन को हम डिप्रेस करेंगे, मतलब जब वो ए में है तो हम उसे जब डिप्रेस करेंगे, मतलब डिप्रेस कर देंगे, छोड़ देंगे, देन इट विल गो टू द बी एंड व्हेन रिलैक्स्ड इट रिटर्न्स टू द पोजीशन ए, क्लियर है। अब देखिए क्या होगा कि व्हेन द सर्किट when the switch rest in position A we have S equals to 0, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब A से कनेक्ट होगा तो ये ग्राउंड हो जाएगा, मतलब A वाला पॉइंट ग्राउंड हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस पे, तो S 0 और R कैसा हो जाएगा 1, तो Q पे 1 और Q बार पे कितना मिल जाएगा हमें 0 मिल जाएगा। सिमिलरली when the switch is in the position B, तो सेट 1 है, R 0 है, Q 0 हो जाएगा, Q बार हमारा 1 हो जाएगा। Now, after the switch makes an initial contact with the B, it bounces several times, and for the proper operation, we must ensure that it does not bounce back far enough to reach point A। वही मैंने बोला कि अगर ऐसा ना हो कि वो जो है वो ए पे है, तो जब बी में ट्रांजिशन कर रहा है तो ऐसा ना हो कि वो जो है वो बी से सीधे ए पे पहुंच जाए, इतना ट्रांजिशन हो जाए। तो द आउटपुट ऑफ द लैच में बी अनअफेक्टेड बाय द कॉन्टैक्ट बाउंस, बिकॉज क्यू बार जो है वो हमारा 1 पे रहेगा, जब क्यू 0 है, वेदर आर इक्वल टू 0 कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड है, या आर जो है वो हमारा नो कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड है, ठीक है। व्हेन द स्विच रिटर्न्स टू द पोजीशन ए, एस इक्वल टू 0 एंड क्यू इक्वल टू 1, द आउटपुट ऑफ द एग्जिबिट आ स्मूथ ट्रांजिशन इवन इफ देयर इज अ कॉन्टैक्ट बाउंस इन पोजीशन ए। मतलब हमें क्या कहा, हमने कहा कि जब हमारा स्विच जो है वो रिटर्न करेगा पोजीशन ए पे, तो एस कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यू 1 हो जाएगा, एंड आउटपुट विल एग्जिबिट अ स्मूथ ट्रांजिशन इफ देयर इज अ कॉन्टैक्ट बाउंस, ठीक है। अगर हमारा हल्का सा भी कुछ ट्रांजिशन रहता है तब भी मतलब सॉरी, अगर हमारा एक जो आउटपुट है वो हमारा स्मूथ ट्रांजिशन एग्जिबिट करेगा, एंड इवन इफ देयर इज अ कॉन्टैक्ट बाउंस, कोई भी अगर कॉन्टैक्ट बाउंस होता है पोजीशन ए में तब भी ऐसा नहीं होगा, एक स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो हमारा रहेगा, ठीक है, अगर हमारा स्विच जो है वो ए पोजीशन पर आता है तब, क्लियर है। अब जैसे अगर आप देखें तो डिज़ाइन अ गेटेड लैच फॉर अ गिवन स्पेसिफिकेशन एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमने क्या दिखा दिया, डिमाउंट सर्किट दिखा दिया कुछ इस तरीके से, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, हमारा इस तरीके से एक ट्रांजिशन होता है ए से बी, बी से ए, इस तरीके से, क्लियर है। नाउ डिज़ाइन अ गेटेड लैच फॉर अ गिवन स्पेसिफिकेशन, ये हमारा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिससे हम समझेंगे कि अब हमारे पास जो इम्प्लीकेशन टेबल है उसका एक कंसेप्ट आएगा, रिड्यूस्ड स्टेट टेबल का कंसेप्ट आएगा, इसी में कंसेप्ट आएगा प्रिमिटिव फ्लो टेबल का, वो हम समझेंगे, मर्जर डायग्राम, मर्जिंग टेबल, वो सब। तो डिज़ाइन अ गेटेड लैच फॉर अ गिवन स्पेसिफिकेशन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहेगा, कुछ गिवन स्पेसिफिकेशन होंगी या आपको ये पर्टिकुलरली याद भी करनी पड़ सकती हैं, जो आपसे पूछा जाएगा कि एक गेटेड लैच को इंप्लीमेंट करिए या प्रिमिटिव फ्लो टेबल दिखाइए, इसी के कुछ एलिमेंट्स पूछे जाते हैं, तो वो आपको समझाने होंगे, ठीक है। तो तब आपको ये गेटेड लैच पता होना चाहिए। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि एक गेटेड लैच इज टू बी डिजाइन विद इनपुट जी, गेट जी होगा जिसमें, और एक डेटा होगा और एक आउटपुट होगा क्यू, ठीक है। तो एक गेट है, एक डेटा इनपुट है और एक हमारे पास एक आउटपुट है। बाइनरी इन्फॉर्मेशन द डी इनपुट इज ट्रांसफर टू द क्यू आउटपुट, ठीक है। तो हमें क्यू पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बाइनरी इन्फॉर्मेशन जो हमारी डी पे रखी हुई है, कब, जब हमारी गेट की वैल्यू 1 है। लेकिन जब गेट जो है वो हमारा 0 पे जा रहा है, व्हेन द जी गोज टू 0, द इन्फॉर्मेशन दैट वाज प्रेजेंट इन द डी इनपुट एट द टाइम ऑफ द ट्रांजिशन इज रिटेन्ड एट आउटपुट क्यू, मतलब जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो रिटेन हो रही है आउटपुट नंबर, आउटपुट क्यू पे, ठीक है। तो अब इसको इस तरीके से दिखाएंगे डी जी स्लैश क्यू। तो डी जी स्लैश क्यू के हमारे दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए कि जब डेटा का, जब गेट जो है वो 1 है, ठीक है, गेट तो 1 है, तो हमें आउटपुट क्या मिलना है और डी की वैल्यू क्या है। तो डी की वैल्यू के दो इनपुट्स हो सकते हैं, तो 0 या 1, तो जब मैंने 0 रखा तो इसको 1 रखा, इसको 0 है इसको 1 रखा, तो जब 0 है और गेटेड 1 है तो मेरा आउटपुट वही मिल जाएगा, तो 0 आ गया, क्योंकि लिखा हुआ है बाइनरी इन्फॉर्मेशन एट डी इनपुट इज ट्रांसफर टू द क्यू आउटपुट इफ जी इक्वल्स टू 1, तो वही ट्रांसफर हो गया। अगेन इधर भी 1 है तो ये 1 पूरा का पूरा इधर ट्रांसफर हो गया। अब इसके अगेन दो केसेस बनेंगे, कब, जब हमने गेट को 0 कर दिया, तो गेट गोज टू 0, जब गेट गोज टू 0 है, गेट गोज टू 0, तो ये हमारा सब इसी से बन रहा है, ठीक है। जो हमारी स्पेसिफिकेशन मेंशन है उसी से बनाई मैंने टेबल, ठीक है। तो अब ये 1 जो है ये 0 में आ गया, ये 1 0 में आ गया। अब ये 0 या तो 0 है तो हमारी इन्फॉर्मेशन रिटेन रहेगी, ध्यान रखना कि गेट को मैंने 0 करा है और इन्फॉर्मेशन पहले वाली रिटेन रहेगी, रिटेन एट क्यू आउटपुट, तो 0 का 0 हो गया, 0 का 0 हो गया।
अब ये 1 जो है, ये 1 हमारा ये 0 में आ गया, मतलब कहने का मतलब ये 1 जो है ये हमारा 0 में आ गया, और ये 0 का 0 रहा, मतलब ये अब डेटा के क्या इनपुट्स होते हैं 0 और 1, तो इसके 0 और 1 की कोई वैल्यू कोई मतलब नहीं है, जो आउटपुट है वो वैसे का वैसे ही रिटेन रहा। सिमिलरली इसमें भी आउटपुट जो है वैसे का वैसे ही रिटेन रहना है, गेट की वैल्यू को 0 कर देना है आपको, और डेटा की वैल्यू क्या रहेगी, डेटा की वैल्यू तो 1 रख सकते हो, 0 कुछ भी रख सको, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आउटपुट आपको वही मिलने वाला है। ठीक है, अब अगर मैंने इनके स्टेट्स को नाम दे दिया ABCD, ठीक है, ABCDEF, तो अब मैं इससे एक टेबल बनाऊंगा, वो टेबल कैसे बनेगी वो समझाऊंगा, और टेबल से हमें प्रिमिटिव फ्लो टेबल बनेगी। ठीक है, अब प्रिमिटिव फ्लो टेबल क्या होती है उसके बारे में भी बाद में बात करते हैं, पहले इस डायग्राम को समझते हैं। अब देखो इसमें ए के बाद, अब मैंने इसके बाद लिखा हुआ है कि सी आफ्टर ए और डी, इसका क्या मतलब हुआ कि सी कब मिलेगा, तो देखो इन दोनों से ही मिल सकता है, क्योंकि दोनों में एक वेरिएबल का चेंज है, इसमें 1 से 0 करने पर मुझे ये मिलेगा, और इसमें मुझे 1 से 0 करने पर ये स्टेट मिलेगी। ठीक है, तो आफ्टर ए और डी, लेकिन ये सी मुझे कब, ये डी कब मिलेगा, डी मुझे इससे नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 वेरिएबल का चेंज है, यहाँ पे मुझे 0 को 1 करना पड़ेगा और 1 को 0, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए सिर्फ सी के लिए मुझे आना पड़ेगा, तो सी में हमारे पास एक वेरिएबल का चेंज है, दैट इज सी के पहले वाले 0 को मुझे 1 करना पड़ेगा, तो आफ्टर सी मुझे जो है वो डी वाली स्टेट ऑब्टेन हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं ई की बात करूँगा, तो ई वाली स्टेट में भी मेरे पास यही रहेगा कि ई जो है मुझे बी और एफ के बाद मिलेगी, क्योंकि इसमें एक वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा और इसमें भी मुझे एक वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे बी और एफ जो है के बाद मुझे ई वाली स्टेट मिल जाएगी। सिमिलरली एफ कब मिलेगी, एफ मुझे मिलेगी आफ्टर ई, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक सिंगल बिट का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन इसमें और इसमें बी और एफ में हम नहीं मिल सकती, क्यों, क्योंकि बी में दोनों 1 है और इसमें दोनों 0 है, तो 2 हमें जो है बिट का चेंज करना पड़ेगा। तो बस वही मेरे टेबल में भी लिख दिया है, एक स्टेट है, एक इनपुट है, एक आउटपुट है और एक रिमार्क है। कैसे लिखा, तो मेरे पास कितनी स्टेट्स हो गई, ABCDEFG, तो मैंने वही इधर लिख दिया है ABCDEF, सॉरी नॉट जी, ठीक है, ABCDEF लिख दिया है। अब डेटा इनपुट में मैंने दे दिया, इनपुट में डी दिया है, जी दिया है, आउटपुट क्यू लिया है। ठीक है, तो डी जी की वैल्यू जब 0 1 है वही इसी से लिख दिया, 0 1 है तो 0 मिल रहा है, 0 मिल गया, 1 1 है तो 1 मिल गया, 1 1 है तो 1 मिल गया। ठीक है, वो सब इसी से लिख दिया, 0 0 पर 0, 0 0 पर 0, 1 0 पर 0, तो 1 0 पर हमने 0 लिख दिया। ठीक है, 1 0 पे 1, तो 1 0 पे अगेन 1, ठीक है, अगेन 0 0 पे हमें 1, तो 0 0 पे हमारा 1। अब देखो डी की वैल्यू क्यू है, डी की वैल्यू क्यू है, डी की वैल्यू कितनी है, क्यू है, डी की वैल्यू क्यू है, देयरफॉर ये कब मिल रहा है, डी की वैल्यू क्यू कब मिल रही है, डी की वैल्यू क्यू कब मिल रही है, रिमार्क क्या लिखेंगे, रिमार्क लिखेंगे कि डी जो है वो क्यू के बराबर है कब, जब गेट की वैल्यू 1 है, डी क्यू के बराबर जब गेट की वैल्यू 1 है। लेकिन ये हमें कब मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ आफ्टर ए और डी, जो हमने इधर लिखा था, तो आफ्टर ए और डी इसके रिमार्क हो गए, ये हमें आफ्टर सी, आफ्टर बी और एफ और आफ्टर ई। अब ये सब क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमें मदद करेंगे प्रिमिटिव फ्लो टेबल को बनाने में। ठीक है, अब प्रिमिटिव फ्लो टेबल क्या होती है पहले उसको समझते हैं और फिर समझेंगे कि इस डायग्राम से मैंने कैसे बनाई। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ये होता है वीडियो में बार बार मैं आगे पीछे पेजेस को करूँगा, क्योंकि मेरे आगे और पीछे पेजेस पे बनी हुई टेबल, और उस टेबल को मैं सिर्फ इसी टेबल से समझा सकता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, PDF नोट्स खोल लीजिएगा, उसमें सिर्फ ऊपर नीचे आपको एक बार स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और वहाँ पे आप इजीली से इसे देख पाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती तब। ठीक है, so a primitive flow table is a table with only one stable state in each row। ठीक है, तो हर स्टेबल स्टेट में इसमें जो है वो हर एक ईच रो में जो है वो एक ही स्टेबल स्टेट होगी। अब ये कैसे ऑब्टेन होती है, तो आपको वाई और डी जी का मैप बनाना है, जितनी स्टेट्स हैं वो आपको लिख देनी है, ABCDEF 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0। ठीक है, अब ये ABCD को ये मैंने कैसे बनाई अंदर वो समझते हैं। तो ए में देखो, ए में जब 0 1 था, ए में, अब आप उस टेबल पे जाना, उस टेबल में आप देखो अपनी PDF में, तो जो ए है जहाँ पे जब मैंने ए लिखा था तो मैंने DG में क्या लिखा था 0 1, DG में मैंने 0 1 लिखा था, आउटपुट में मैंने क्या लिखा था 0 लिखा था, तो वहाँ मैंने 0 लिख दिया था, और ये मेरा ए आ जाएगा, ये मेरा ए आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरा ए जो है वो ए में ही ट्रांजिशन कर रहा था। जैसे कि अगर मुझे स्टेबल स्टेट्स लिखनी है तो मैं इसी टेबल पे आ गया, तो देखो कैसे लिखेंगे, ए जो है वो मेरा 0 1 जब DG की वैल्यू है तो आउटपुट मेरा 0 है, तो ये ए में ही है, बी मेरा 1 1 में है, दैट मीन्स 1 1 में जो है मुझे बी, मैं 1 1 वाले कॉलम में जाऊँगा और 1 1 वाले कॉलम में क्या लिखूँगा, इस तरीके से लिखूँगा बी कॉमा, और ये 1 हो जाएगा, और बी को मैं गोला कर दूँगी, क्यों, बी को मैंने सर्कल क्यों करा, क्योंकि जो है बी मेरा बी के कॉलम में है, तो वो स्टेबल स्टेट हो गई। सिमिलरली सी को भी मैं 0 0 में 0 आउटपुट लिखूँगा और 0 0 वाले कॉलम में सी को सी कॉमा 0 लिख दूंगा। ठीक है, और सी को सर्कल कर दूंगा, यही काम करूँगा पहले। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया कि हमने इसमें a 0 कर दिया, b को b 1 कर दिया, c को c 0, फिर d को d 0, इस तरीके से हमने उस टेबल से निकाल दिया। दूसरा काम, अब ये जो 0 1 आपको दिया हुआ है, अब ये जो 0 1 दिया हुआ है इसका कॉम्प्लीमेंट लो, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा 1 और 0, और 1 0 वाले कॉलम में आके डैश कॉमा डैश मार्क कर दो। क्लियर है, डोंट केयर कॉमा डोंट केयर, इस तरीके से ही पढ़ते हैं इसको, और डैश कॉमा डैश भी पढ़ते हैं, तो डैश कॉमा डैश। ठीक है, सिमिलरली अब इसमें b कॉमा ये वाली स्टेबल स्टेट है, तो स्टेबल स्टेट में 1 1 है, तो 1 1 का 0 0 करो, तो 1 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा 0 0, तो 0 0 में डैश कॉमा डैश कर दो। सिमिलरली अब आओ इसकी स्टेबल स्टेट में c 0 में, तो c 0 में देखो 0 0 है, तो ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1 1, तो 1 1 में आ गए और डैश कॉमा डैश मार्क कर दिया। सिमिलरली अब आप आए नेक्स्ट स्टेट में d वाले में, तो d में d ये वाला स्टेबल स्टेट है, तो इसका 1 0 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 हो जाएगा, तो 0 और 1 में हमने मार्क कर दिया डैश कॉमा डैश। क्लियर है, अब इसमें आ गए ई वाले में, तो ई में हमारा कॉम्प्लीमेंट इसका मार्क करो तो क्या जाएगा 0 और 1, तो 0 1 में डैश कॉमा डैश मार्क कर दिया। अगेन आगे बढ़े, अब f है तो f में 0 0 है, तो इसका 1 1 में हमारा क्या आ जाएगा डैश कॉमा डैश आ जाएगा। तो हमने 2 स्टेप करे, पहला स्टेप कि जब हमने इसकी स्टेबल स्टेट मार्क करी, ठीक है, सर्किल करते हुए, और दूसरी हमने इसमें डोंट केयर वाली टर्म्स जो मार्क करी, डैश कॉमा डैश वाली। अब थर्ड स्टेप
ठीक है, इसका बहुत सिंपल सा स्टेप है, वो समझ लेना, और उसी में जो है उसमें हिलक जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब आप इस टेबल को देखिए, तो सी जो है वो मुझे कब मिल रहा है, आफ्टर ए और डी, यही तो मिल रहा है। सी मुझे कब मिल रहा है, इसका जीरो आउटपुट है, और आफ्टर ए और डी मिल रहा है, और डी का आउटपुट जीरो है, और आफ्टर सी मिल रहा है। तो अब समझते हैं इसको कैसे करा मैंने। अब मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था सी मुझे कब मिल रहा है, सी मुझे कब मिल रहा है, सी मुझे तब मिल रहा है जब आफ्टर ए और डी, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, सी के स्टेबल स्टेट में देखो, तो सी के स्टेबल स्टेट में ये स्टेबल स्टेट है, इसका कॉलम देखो, इसके कॉलम में ए और डी को देखो, ए और डी को, ए और डी को, क्योंकि आफ्टर ए और डी मिल रहे हैं, तो सी के कॉलम में, सी की स्टेबल स्टेट के कॉलम में, सी के स्टेट में, सी के स्टेबल स्टेट के कॉलम में, अब ए और डी को देखिए, ए और डी में देखिए, ए और डी हमें कब मिल रहे थे, सी के बाद मिल रहे थे, तो मैंने सी कॉमा डैश लिख दिया, इधर भी सी कॉमा डैश लिख दूंगा, ए और डी में कितना जाएगा, सी कॉमा डैश आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारा क्या जाएगा, ए और डी के कॉलम में सी कॉमा डैश और सी कॉमा डैश, तो इसको हम सी कर देंगे, ये हमारा ई गलती से लिख दिया मैंने, सी कॉमा डैश आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट। अब देखिए, अब ये तो हो गया मेरा ए और डी कब मिल रहा था, सी के बाद। अब डी के लिए देखा था, तो हमने डी कब मिल रहा था, हमें आफ्टर सी मिल रहा था, डी आफ्टर सी मिल रहा था। उसी आप देखिए नोट्स में देखिए, तो आफ्टर डी कब मिल रहा है मुझे, आफ्टर सी मिल रहा है। तो डी की स्टेबल स्टेट ये रही, और डी के कॉलम में सी कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो सी के कॉलम में डी कॉमा डैश कर दो, जो मिल रहा था, मतलब डी के लिए बात कर रहे हैं तो डी कॉमा डैश लिख दिया। इधर सी के बात करते थे, सी का ए कॉमा डी में सी कॉमा डैश लिख दिया। क्लियर है? हमेशा कॉमा के बाद डैश ही लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अब आप इसमें अगर आप आगे देखेंगे, तो आगे जो हमारी स्टेट है वो है ई, जो है आफ्टर बी और एफ। तो ई में आफ्टर बी और एफ, तो ई की स्टेबल स्टेट ये रही, और बी और एफ में देखेंगे तो बी में ई कॉमा डैश कर देंगे, और एफ में भी ई कॉमा डैश। सिमिलरली हमारी लास्ट स्टेट और कौन सी रह गई, एफ, और वो एफ कब मिल रही है, आफ्टर ई मिल रही है। तो आफ्टर ई में, तो एफ के स्टेबल स्टेट में कॉलम में ई में आ जाओ, तो एफ कॉमा डैश मार्क कर दो। अब जो इनमें बचेंगे, कुछ कॉलम इनमें बचेंगे भी, उनमें क्या करेंगे, तो जो कॉलम बचेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या बचेंगे। ये वाले कॉलम बचेंगे, एक ये सर्कल बचेगा, एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, और एक ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर बचेंगे। अब इनमें जो भी आपकी स्टेबल स्टेट थी ना, इस कॉलम में कौन सी स्टेबल स्टेट है, ए कॉमा जीरो, तो कुछ नहीं करेंगे आप, ए कॉमा डैश मार्क कर देंगे, ए कॉमा डैश मार्क कर देंगे, इधर भी ए कॉमा डैश मार्क कर देंगे। अब इधर कौन सी स्टेबल स्टेट है, बी स्टेबल स्टेट है, तो बी कॉमा डैश, बी कॉमा डैश, बी कॉमा डैश। ये हमने उस टेबल से नहीं करी है, ये हमने वो करी है जो स्क्वायर्स रह गए थे लास्ट में, तो उनसे हमने ये ऑब्टेन कर लिया टेबल, ठीक है, जो भी हमारी स्टेबल स्टेट होगी। तो ये हमारी हो गई प्रिमिटिव फ्लो टेबल। अब इसमें हम रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेट, अब इसमें एक कंसेप्ट आता है मर्जिंग का। तो द प्रिमिटिव फ्लो टेबल हैज ओनली वन स्टेबल स्टेट्स इन ईच रो, तो नंबर ऑफ रोज इन टेबल कैन बी रिड्यूस्ड इफ 2 और मोर स्टेबल स्टेट्स आर प्लेस्ड इन द सेम रो, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड मर्जिंग। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि प्रिमिटिव फ्लो टेबल में हमारी हर रो में जो है वो एक ही स्टेबल स्टेट होती है, तो द नंबर ऑफ रोज इन द टेबल कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द मोर नंबर ऑफ स्टेबल स्टेट या 2 और मोर स्टेबल स्टेट प्लेस्ड इन द सेम रो, then this process is called merging. Now consider the primitive flow table separated into two tables. अब इसको आपने क्या करा, अब आपने इस पर्टिकुलर टेबल को दो टेबल में सेपरेट कर दिया, तो एक ये टेबल हो गई, और ये वाली टेबल मैंने गलत बना दी, तो अभी मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपनी दो टेबल बना दी, एक ये टेबल है और एक ये टेबल है। ठीक है, एक ये वाली टेबल है और एक ये वाली टेबल है। अब ये ए सी डी को ही कैसे मर्ज करा वो भी समझते हैं। तो देखो, अब इसमें ए सी डी को ही क्यों मर्ज करा, मैं ए बी सी को भी मर्ज कर सकता था, तो क्यों नहीं करा वो समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो इसमें समझने वाली चीज़ है वो समझते हैं कि अगर मैं ए बी सी को मर्ज करता हूँ, तो देखो सी कॉमा डैश, डैश कॉमा डैश, देखो डैश के साथ डैश चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये है कि आउटपुट जो है वो हमारे चेंज नहीं होने चाहिए, मतलब अगर इधर जीरो है तो इधर ऐसा नहीं हो सकता इधर वन है या इधर वन हो। ठीक है, तो डैश के साथ कॉमा डैश तो कभी चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद वाली जो वैल्यू है उनमें आप देखोगे तो ये जीरो है और ये वन है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसमें ए के लिए चेक करोगे तो ए के लिए क्या है, ए के लिए देखो, ए के लिए ये एक जीरो है और इधर डैश है, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी डैश है। इधर देखिए बी कॉमा डैश, बी कॉमा वन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ही चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे जो है वो जीरो में नहीं है, कुछ हमारे वन में है, कुछ हमारे जीरो में चले गए। माई पॉइंट टू से इज दैट अगर मैं इसकी नेक्स्ट स्टेट में जाऊँ, जैसे कि ए बी सी में ही देखूँ, तो ए बी सी में देखो इधर ई और डी दोनों अलग अलग स्टेट मिल गए, इधर देखो बी और बी, मतलब ये वन कॉमा डैश से कोई मतलब नहीं है, ये वन कॉमा डैश है कोई दिक्कत नहीं है, ये डैश कॉमा जीरो है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक ही कॉलम में आउटपुट सेम है। आउटपुट जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जीरो है एक वन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम आउटपुट रहना चाहिए, तो जीरो है या डोंट केयर रहना चाहिए, वन है तो डोंट केयर रहना चाहिए, वन है तो डोंट केयर है। बट जो इसके पहले है, मतलब कॉमा से पहले वाली टर्म्स जो है नेक्स्ट स्टेट जो हम बोल रहे थे, तो वो भी हमारी जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो भी हमारी सेम रहनी चाहिए। लेकिन देखो इधर ई है इधर डी है, इसलिए ए बी सी मर्ज नहीं हुए। अब देखते हैं क्या ए बी और डी मर्ज हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ए सी डी ही मर्ज होंगे। अगर आप देखेंगे देखो सी कॉमा डैश, सी कॉमा जीरो, सी कॉमा डैश मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ए कॉमा जीरो, ए कॉमा डैश, डैश कॉमा डैश मर्ज हो जाएगा। ठीक है, बी कॉमा डैश, डैश कॉमा डैश, बी कॉमा डैश, ठीक है, मर्ज हो जाएगा, डैश कॉमा डैश। और ये कितना है हमारा ए बी, ए सी डी को देख रहे थे ना, सॉरी ए सी डी को, तो ए सी डी में डैश कॉमा डैश, डी कॉमा डैश, डी कॉमा जीरो, ठीक है, ये मर्ज हो जाएगा। तो हमारी ए सी डी देखो,
तो ए सी डी देखो, तो ए सी डी हमारा इस तरीके से मर्ज हो जाएगा, ये हमने पूरा कॉलम बना दिया है। क्लियर हो गया, कोई इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, सिंपल है, ठीक है। इसी तरीके से बी ई एफ भी मर्ज हो जाएंगे, तो ये हमारे ये दोनों मर्ज हो गए, ठीक है। ये दोनों हमने मर्ज कर दिए हैं, और मर्ज करके कैसे लिखे हैं, वैसे के वैसी वही रूल लिख दी हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों को मैं और मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अब ए सी डी मेरा एक ही में चले जाएगा, तो जब मैं एक ही में लिखूँ तो इस पूरी में स्टेबल स्टेट क्या है, सी, इसलिए मैंने सी ये जगह। और इसमें जो भी है, अगर डैश है तो देखो डैश के ऊपर प्रेसिडेंस है 0 की, ठीक है, और डैश के ही ऊपर प्रेसिडेंस है 1 की, ठीक है। तो अगर डैश है और 0 है, डैश है, तो अगर आप 0 लिखेंगे तो 0 लिख दिया। सिमिलरली 0 डैश डैश में 0 लिख दिया, 0 लिख दिया। बी डैश डैश में बी सब डैश है तो डैश ही लिख दिया, और इधर भी डैश डैश 0 है तो 0 लिख दिया। सिमिलरली इसमें आए तो डैश डैश 1 तो 1 लिख दिया, ठीक है। अब बाकी तो सेम ही है ना, इधर से तो एफ ही रहेगा, तो एफ कॉमा 1, ये तो समझ में आ गया ना। सेम स्टेबल स्टेट को इधर लिखेंगे पहले, कॉमा से पहले, ठीक है। और इधर भी ए स्टेबल स्टेट है तो ए कॉमा डैश, इधर बी कॉमा 1 आ जाएगा, इधर ई कॉमा 1 आ जाएगा, तो ई कॉमा 1 लिख दिया। क्लियर है। अब ए सी डी को मैंने नाम दे दिया ए, इस सबको मैंने, इस पूरे को मैंने रिप्लेस कर दिया ए से, तो ए लिख दिया। इस पूरे को मैंने रिप्लेस कर दिया बी से, तो बी लिख दिया। अब जहाँ पे सी है वहाँ पे बी, वहाँ पे ए लिख देना, जहाँ पे डी है वहाँ पे ए लिख देना, जहाँ पे ई है वहाँ पे बी, और जहाँ पे एफ है जहाँ वहाँ पे आप बी लिखेंगे। क्लियर है। तो बस वही मैंने इस पूरी टेबल में लिख दिया। अब इस हमने ए और बी को दो वैल्यू असाइन कर दी, ए को 0 बी को 1, ठीक है। तो ये हमारी जो पूरी टेबल है वो हमारी एक फ्लो टेबल में कन्वर्ट हो गई। दिस हैंस फ्लो टेबल इज कन्वर्टेड टू ट्रांजिशन टेबल। अभी ये हमारी किसमें हो गई, हमारी ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट हो गई। ये जो फ्लो टेबल है ये 0 0, और जहाँ पे अब देखो ए होगा वहाँ पे आप 0 लिखोगे, जहाँ पे ए होगा वहाँ पे 0, बी पे 1 लिखोगे, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया। अब इससे आप इसका मैप बना लो, एक मैप ये बनेगा पेयर वाला, और एक पेयर ये बनेगा, इससे आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, डी जी प्लस वाई जी बार। और सिमिलरली आउटपुट का जब मैप बनाएंगे तो 0 0 डोंट केयर, 0 1 डोंट केयर, 1 1, तो बस वही लिख दिया, 0 0 डोंट केयर, 0 1 डोंट केयर, 1 1। क्लियर है। ये हमारा आ गया आउटपुट मैप जेड इक्वल्स टू वाई वाला। क्लियर है। तो आई होप आपको ये पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, गेटेड लैच वाले में हमने सबसे पहले तो उसका जो है इम्प्लीमेंट करा, जो हमने बॉक्सेस बना के आपको डायग्राम दिखाया था वो पूरा एक डायग्राम बनाया। उसके बाद टेबल बनाई, टेबल से हमने इसकी प्रिमिटिव फ्लो टेबल बनाई, प्रिमिटिव फ्लो टेबल का रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेट्स निकाली, और उसके बाद हमने इसका ट्रांजिशन टेबल आउटपुट मैप निकाला। अब ट्रांजिशन टेबल आउटपुट मैप निकाला है तो इसका क्या बनाएंगे, लॉजिक डायग्राम भी बनाएंगे। तो लॉजिक डायग्राम आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा गेटेड लैच का लॉजिक डायग्राम, ठीक है। जो डी हमने बनाया, ये हमने जो हमारी इक्वेशन आई है बस मैंने उसी से इसको इंप्लीमेंट करके लिख दिया है, वो आप देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ में दिख जाएगा, ठीक है ना। मैप फॉर एस के लिए देखेंगे, तो मैप फॉर एस के लिए अगर हम देखें तो मैप फॉर एस जो है वो हमारा ऐसे बनेगा, मैप फॉर आर भी ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा भाई, जो मैंने आपको ये टेबल दिखाई थी, ये वाली जो टेबल है मेरे पास, इस वाली टेबल को देखें आप, तो ये 0 0 में जा रहा है, तो 0 0 में एस की वैल्यू क्या होती है, 0 जाती है। अगेन ये 0 0 से 0 0 में, ये तो समझ में आ गया लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम से सिंपल था, क्योंकि हमने वाई डी जी में करा है, तो ये हमारा डी जी में वाई जा रहा है, और एक हमारा वाई जी बार आ रहा है, तो वाई जी बार के लिए क्या जा रहा है हमारा, ये वाई, और ये हमारा जी बार इधर से निकाल दिया हमने, ठीक है। ये इस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर देंगे, सिंपल है बिल्कुल, एक बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा। बाकी ये वाला मैप हमारा लैच एक्साइटेशन टेबल से बनाया है, क्योंकि गेटेड लैच को आप एस आर लैच से भी इंप्लीमेंट कर सकते थे, फिर आप एस और आर का मैप बनाएंगे, और मैप बनाने के बाद मैंने बताया था लॉजिक डायग्राम भी बनता है, तो लॉजिक डायग्राम देखो इसमें बना हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो 0 0 में क्या होता है, 0 क्रॉस, तो 0 मिल जाएगा इस पर। 0 0 में एस की वैल्यू 0 रहती है, 0 1 में हमारी 1 रहती है, तो 1 लिख दी। 0 0 में हमारी 0 रहती है, इस तरीके से आप मार्क कर देंगे। 1 1 में डोंट क्रॉस 0 होती है, क्रॉस इधर आ जाएगा, और 0 जो है वो आर में चले जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने मैप फॉर एस और आर बना दिया, और इसको इंप्लीमेंट कर दिया। तो एस के लिए डी जी है, तो ये डी ले लिया और ये जी ले लिया, ठीक है। ये डी ले लिया, जी ले लिया, और आर के लिए क्या है, डी बार जी, तो ये डी बार ले लिया, जी ले लिया, ये एस बन गया, ये आर बन गया, और हमने नैंड लैच से इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, नैंड एस आर लैच से। क्लियर है। तो दिस इज लॉजिक एस एल लैच ऑफ गेटेड लैच बाय एस आर लैच ऑफ गेटेड लैच। नाउ असाइनिंग द आउटपुट टू द अनस्टेबल स्टेट। अब अगर आपके पास इस तरीके से टेबल दी हुई है, और अगर आपको इसका आउटपुट मैप बनाना है, फ्लो टेबल दी हुई है, फ्लो टेबल से अगर आपको इसका आउटपुट मैप बनाना है, आउटपुट नहीं मेंशन्ड है, तो ध्यान रखिएगा, अगर 0 से 0 में जा रहा है तो 1, तो आप 0 ही लिखेंगे। अगर 1 से 1 में जा रहा है तो 1 लिखेंगे, और अगर 0 से 1 में जा रहा है तो डोंट केयर, या 1 से 0 में जा रहा है तो डोंट केयर। देखो 0 से 0 में जा रहा है तो 0 लिखेंगे, तो बी कॉमा 0 लिख दिया, तो 0 आउटपुट मैप बन जाएगा। 0 से 1 में जा रहा है तो ये हमने एक अलग से टॉपिक लिया हुआ है कि कैसे आप आउटपुट्स को अनस्टेबल स्टेट में दिखाएंगे। अगर ये 0 से डैश 0 से 1 में जाएगा और इसके बाद इसमें जाएगा, मतलब इस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है, तो 0 से डोंट केयर में जाएगा, और डोंट केयर से 1 में जाएगा, मतलब 0 से 1 का ट्रांजिशन है तो डोंट केयर आ जाएगा, डोंट केयर आ जाएगा। अगेन 1 से 1 में जा रहा है तो डैश है, तो डैश को क्या किससे लिखेंगे, 1 से, तो 1 लिख दिया। और 1 से देखो, अब 1 के बाद ये इधर जाएगा, और इधर के बाद ये सीधे ऊपर वाली स्टेट में जाएगा। ऊपर वाली स्टेट को ए कॉमा 0 में नीचे लिख दिया, तो 1 से 0 में जा रहा है मतलब डोंट केयर, तो 1 से 0 में डोंट केयर, 0 से 1 में डोंट केयर, 1 1 में 1, और 0 0 में 0। क्लियर है। इससे हमने इसका फ्लो टेबल से हमने इसका आउटपुट मैप बना दिया। क्लियर है। अगला इसमें टॉपिक है हमारा रिडक्शन ऑफ द स्टेट टेबल यूजिंग द मर्जर टेबल और द इम्प्लीकेशन टेबल, ठीक है। तो हम कैसे एक स्टेट टेबल को मर्ज करते हैं मर्जर टेबल के हेल्प से या इम्प्लीकेशन टेबल की हेल्प से, मतलब ये जो मेरी टेबल है इसको मैं कैसे रिड्यूस करूँगा एक अपनी दूसरी स्टेट टेबल में, कैसे इसका रिडक्शन करूँगा, तो वो हम इसमें सीखेंगे। ये हमारा इस टॉपिक का या इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट देखिए, अगर हमारे पास इस तरीके से दी हुई है, कोई भी आपके पास टेबल दी हुई है, तो टेबल को आप कैसे
इम्प्लीकेशन टेबल से आप उसे जो है शॉर्ट बनाएंगे तो वो समझते हैं। तो जैसे अगर ABCDEFG लिखा हुआ है और ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेट लिखेंगे या आउटपुट लिखेंगे, अभी ये नहीं समझेंगे कि ये कैसे आए, अभी हम सब ये कंसिडर करते चलना है कि स्टेट टेबल दी हुई है, इससे हम कैसे बनाएंगे इम्प्लीकेशन टेबल। तो इम्प्लीकेशन टेबल देखिए कैसे बनेगी, ये हमारे पास ये आ गई। अब नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स जो है बराबर होंगे इसमें, उस टेबल में, कौन सी इम्प्लीकेशन टेबल में, लेकिन n-1 के बराबर हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे रोज होंगी वो तो हमारी उतनी ही रहेंगी n-1 दैट इज 6, मतलब n-1 और नंबर ऑफ कॉलम वो भी हमारे 6 ही रहेंगे, दैट इज n-1। ठीक है, n-1 कितना आ जाएगा 7-1, क्योंकि 7 कितना है इसमें देखो 7 स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट एंड 7-1 6 आ जाएगा। तो 6 नंबर ऑफ 6 क्या है, n क्या है नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टेट, और 7-1 6 जो हमारे कॉलम बनेंगे। अब इसमें देखो कैसे बनते हैं, तो ये ABCDEF इधर बनता है और इधर बनता है BCDEF, क्योंकि A का B, इसका मतलब होता है इस पूरी टेबल का कि A का B से कंपैरिजन, A का C से, A का D से, A का E से, A का F से, A का G से कंपैरिजन, फिर B का B से कंपैरिजन नहीं होता है, इसलिए एक कम चला है, B से C का हुआ है, और इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे A नहीं बनाया मैंने, इसलिए। और इधर भी देखो आप 6 रोज इधर हो गई, क्लियर है। तो ये 6 और 6 रोज का कंसेप्ट कहाँ से आया वो समझ में आ गया, क्योंकि प्रेजेंट स्टेट है तो इसलिए वैसे बन रही है। और ए का ए से क्यों नहीं बनाया वो भी आपको समझ में आ गया। सिमिलरली बी का बी से नहीं बनाया, सी का सी से नहीं बनाया, ठीक है, सी का सी से नहीं है, सी का डी से है सीधे, फिर सी का ई से, इस तरीके से लिखा गया है, क्लियर हो गया। तो ये हम बनाते हैं, अब कैसे बनाया ये मैंने टिक क्रॉस ये कैसे करें तो समझते हैं। पहले तो ए का बी से कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। तो ए का जब बी से करेंगे तो देखिए ए का बी से कंपेरिजन करने के पहले आउटपुट देखते हैं, अगर आउटपुट सेम है तब तो, अगर आउटपुट सेम है तब तो हम देखते हैं कि हाँ हो सकता है कहीं टिक लग जाए, लेकिन अगर आउटपुट ही सेम नहीं है तो पहले ही डोंट केयर कर देना, आगे जाना ही मत। तो देखो पहले आउटपुट 0 0 ठीक है, 0 0 ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ए बी, अब ए बी बोलें या बी ए बोलें बात एक ही है, ठीक है, तो एक ही है, ठीक है। अब डी ई, ए बी और डी ई अलग हैं तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा डी ई। अब पहला स्टेप हमारा डी है, टिक अभी मत देखना, टिक दूसरा स्टेप था इसमें, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रिमिटिव फ्लो टेबल में एक एक स्टेप आपको बताया, वैसे ही इसमें भी समझिए कि डी कॉमा ई अभी सिर्फ लिखा हुआ है, टिक नहीं लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब हमने किसको कंपेयर करना है, ए को सी से, ए को डी से, इस तरीके से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो ए को जब सी से करेंगे तो ए को सी से करते हैं तो 0 1 पहले ही डोंट केयर लगा दूँ, क्योंकि आउटपुट डिफरेंट होगा तो डोंट केयर लग गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस लग गया मतलब डोंट केयर नहीं है, यहाँ पे हम उसे क्रॉस बोलेंगे। अब ए से डी के लिए देखो, ए से डी में 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 1 में हो गया तो ये हमारा डोंट केयर अगेन लग जाएगा, तो मतलब क्रॉस इधर लग गया, क्लियर है। अगेन ए और ई में, तो ए और ई में देखिए, ए और ई में 0 का 0 है और ये 0 का 1 हो गया, मतलब अगेन इधर भी हमारा क्रॉस लग जाएगा तो क्रॉस लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं ए और एफ में, तो ए और एफ में देखेंगे तो ए और एफ में तो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। बी और बी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए या दोनों जो है वो इन दोनों के बराबर होने चाहिए। अगेन डी और सी के लिए देखेंगे तो डी और सी दोनों अलग अलग हैं जो ए और एफ के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम डी और सी को लिखेंगे तो डी कॉमा सी लिख दिया। अब ये क्रॉस क्यों लगाया वो बाद में बताऊंगा, मैंने बताया टिक और ये क्रॉस जो लगे हुए हैं टर्म्स के बाद, वो बाद में अगला स्टेप में आएगा। अब किसको कंपेयर करेंगे, ए और जी को कंपेयर करेंगे, तो ए और जी में देखो 0 0 है और ये 0 और ये 1 है तो डोंट केयर लगा दो, मतलब क्रॉस लगा दो। सिमिलरली आप ये काम बी सी डी ई एफ के लिए लिखेंगे। अब देखो मैं एक बता दे रहा हूँ, जैसे बी और एफ का कैसे करा है, तो बी और एफ, बी और एफ, बी और एफ में देखो, बी और एफ में ये 0 है, ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। अब ए और बी दोनों डिफरेंट हैं, ये क्योंकि ये बी है और ये एफ है तो ए और बी दोनों डिफरेंट है तो ए कॉमा बी लिखेंगे। और ये देखो ई कॉमा सी ये भी डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट होगा तो इसलिए मैंने ई कॉमा सी ए कॉमा बी लगा दिया, क्लियर हो गया। इस तरीके से आप डी जी और ई जी इन सब में भी आप इस तरीके से करेंगे। अभी मैंने टिक कैसे लगा दिया, टिक समझो, डी और ई को कंपेरिजन कर ले रहे हैं तो डी और ई में देखो 0 0 सेम है, 1 1 सेम है, डी डी सेम है, ए सेम है, सब सेम है तो पहले ही टिक लगा दो, पहले ही टिक लगा दो, ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। अब जिन स्टेट्स पे आगे मैंने कुछ नहीं लिखा था, मतलब ये टिक नहीं लगा है, इस पर भी क्रॉस नहीं लगा है, इस पर भी क्रॉस नहीं लगा है, इस पर भी टिक नहीं लगा है, इस पर भी टिक नहीं लगा है, अब जहाँ पे कुछ नहीं लगा था वो उनको समझते हैं कैसे करेंगे हैंडल। अब ए और बी, अब ए और बी के लिए डी कॉमा ई लिखा हुआ है, अब डी कॉमा ई को कंपेरिजन करो। अगर डी कॉमा ई दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए तब तो इधर टिक लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो डी कॉमा ई को चेक करते हैं तो 0 0 1 1 डी डी ए, ठीक है, तो टिक लगा दो। ये टिक का मतलब ये पूरा ब्लॉक जो है एक तरीके से टिक हो गया, इस तरीके से जो हमारा पिछले इस पे टिक का मतलब ये पूरा ब्लॉक टिक में है, मतलब क्रॉस नहीं है, ये इस तरीके से बिहेव करेगा, क्लियर है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, अब इसके लिए देखते हैं डी कॉमा सी में, ए और एफ में डी कॉमा सी आया तो डी कॉमा सी को कंपेरिजन करेंगे। अब जब डी और सी को कंपेरिजन करेंगे तो देखो 1 0 अलग हो गया, 0 1 अलग हो गया, पहले ये अलग हो गया तो क्रॉस लगा देना, तो इसलिए इसके आगे क्रॉस लग गया। इसके आगे क्रॉस का मतलब ये पूरा क्रॉस हो गया, ये पूरा क्रॉस हो गया, छोटा सा क्रॉस जो है पूरे को क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ई कॉमर्स सी को कंपेरिजन कर ले रहे हैं क्योंकि अब इस पर आ जा रहे हैं, तो ई कॉमर्स सी में, तो ई और सी में, ई और सी में देखो ये 1 0 है, ये 1 0 है, अलग हो गया तो पहले ही इस पर क्रॉस लगा दो। अब ये क्रॉस है तो ए कॉमा बी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा ही क्रॉस हो गया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं डी और ई में, तो डी और ई भी हमने देखा ऊपर टिक है तो इधर भी टिक हो जाएगा टिक, और अगेन डी ई में भी इधर भी टिक हो जाएगा क्योंकि हमने इधर से देख लिया ना टेबल से डी ई, ठीक है। अब ये आ गया, अब इक्विवेलेंट पेयर इसके क्या बन गए, इसके इक्विवेलेंट पेयर बन गए। अब ए और बी जो है वो दोनों सेम है, क्यों कैसे पता लगा, क्योंकि देखो ए और बी ये दोनों सेम है, टिक हो गया।
सिमिलरली बी, इसमें कुछ भी टिक नहीं है, हटाओ। सी में भी कुछ भी टिक नहीं है, हटाओ। अब डी में देखो, एक ये टिक है, एक ये टिक है, मतलब डी और ई इक्विवेलेंट है और डी और जी इक्विवेलेंट है, तो हमने डी कॉमा ई लिखा, डी कॉमा जी लिखा। इसमें देखो, इसमें ये वाला इक्विवेलेंट है, ई और जी, तो ई और जी। अब देखो ए बी को ए बी लिख दिया, कितने स्टेट्स थे हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी, सी नहीं आ रहा तो सी को वैसे लिख दिया। अब देखो डी ई और डी जी और ई जी ये सब एक ही हैं, तो डी ई जी को हमने एक पेयर में बंद कर दिया और एफ अलग हो गया। तो कितने रिड्यूस स्टेट हो गए, 1 2 3 4, 4 रिड्यूस स्टेट हो गए, कितने में से, 7 में से। तो 7 की टेबल को हमने 4 में रिड्यूस कर दिया। दिस इज द यूज ऑफ द इम्प्लीकेशन टेबल, ठीक है। और ये हमारी रिड्यूस स्टेट हो गई, क्लियर है। इसी में एक टर्म आती है, तो टर्म है हमारी मर्जर डायग्राम। अब मर्जर डायग्राम के बारे में मैंने थोड़ा सा कंटेंट लिख भी दिया कि ये मर्जर डायग्राम क्या होता है। तो मर्जर डायग्राम हमारा कोई भी एक ग्राफ है जिसमें हमारा हर स्टेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक डॉट से, प्लेज अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, क्लियर है। द लाइन्स आर ड्रॉन बिटवीन एनी टू स्टेट्स करस्पॉन्डिंग द डॉट दैट फॉर्म्स अ कंपैटिबल पेयर। अब जिसमें ए बी सी एक कंपैटिबल पेयर फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं कंपैटिबल पेयर, डी ई जी एक कंपैटिबल फॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें जो ट्राइंगल है वो रिप्रेजेंट करता है कंपैटिबल विद 3 स्टेट, ठीक है। तो डी ई जी और 3 स्टेट में है, तो 3 स्टेट में ट्राइंगल बना दिया, क्लियर हो गया। इस तरीके से हमारा चलता है, ठीक है। तो ये हमारा मर्जर डायग्राम हो गया। इसके लिए ए और बी हमारे कंपैटिबल पेयर हैं, डी जी हमारा कंपैटिबल पेयर है, तो हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया एक ट्रायंगल, क्योंकि वो हमारे 3 स्टेट से कंपैटिबल दिखा रहे हैं, क्लियर हो गया। अब हमने ये तो बनाई हमने रिड्यूस स्टेट। अब रिड्यूस स्टेट के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी एक नेक्स्ट स्टेट बनेगी, दैट इज द रिडक्शन ऑफ द मतलब ये जो हमने बनाई ना, अब इसको हमने 4 स्टेट में कैसे रिड्यूस करा है वो समझेंगे। अब हमारी क्या थी, हमारे पास ये वाली हमारी रिडक्शन ऑफ स्टेट टेबल था, ये हमारी रिडक्शन में टॉपिक लेके चले थे। तो ए में डी और बी लिख दिया, तो अब हम इसको रिडक्शन कर रहे हैं, तो ए लिख दिया हमने, डी लिख दिया, ठीक है, डी। अब देखो ए और बी दोनों कंपैटिबल थे, तो मैंने बी को ए लिख दिया, ए लिख दिया, बाकी 0 0 आउटपुट सेम रहा। अब सी, सी के लिए देखो, सी के लिए मतलब यहाँ पे बी तो सेम ही रहा, तो बी को अब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए बी कंपैटिबल सीधे हो गया। अब सीधे सी पे आ गए। अब सी को क्या है, सी हमारा जी है, सी जी है, और जी क्या था हमारा, डी ई जी, तीनों इक्विवेलेंट है, तो हम डी से रिप्लेस करेंगे, तो डी से रिप्लेस कर दिया। एफ हमारा अलग है, तो एफ अलग हो गया, बाकी 0 1 इसका आउटपुट सेम रहा। अब डी देखो, अब डी के लिए लिखेंगे, तो डी के लिए ए ठीक है, अलग है, डी का डी ठीक है, 1 0 वैसे ही रहा, ठीक है, तो वैसे ही आ जाएगा डी ए डी 1 0, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जब हम ई के लिए बात करेंगे तो ई डी और जी तीनों बराबर हैं, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, सीधे एफ के लिए आएंगे। और एफ में देखो, एफ में सी है, सी किससे कंपैटिबल था, किसी से नहीं, तो सी का सी ही रहेगा। और एफ बी का है, तो एफ बी में बी किसका कंपैटिबल था, ए का, तो ए का ए आ जाएगा इधर, बी का ए, ठीक है। और बाकी सेम चलेगा, आउटपुट 0 0, तो देखो 0 0 हमारा आउटपुट आ गया। तो ये हमारा हो गया रिड्यूस्ड स्टेट टेबल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इम्प्लीकेशन टेबल जो हमने मिली हुई थी, ठीक है। ये वाली हमें टेबल मिली हुई थी, हमने इस टेबल से ये वाली टेबल जो है वो बना ली, मतलब रिड्यूस कर दी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल एंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही रखते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट आपको इस पूरे वीडियो में कहीं रहा हो, वैसे मैंने कोशिश करी है कि इसमें मैं थोड़ा सा हल्के हल्के बोलूँ, ठीक है, तो इधर से आप कवर कर सकते हैं। देखिए, इसी के साथ हमारे एक कमेंट का मैं जवाब देना चाहूँगा। एक कमेंट आया था इसी एक वीडियो में मेरे पास फर्स्ट ईयर से, कि जो है सर इसमें कंटेंट जो है वो, अगर आपको कहते हैं कंटेंट जो है एक वीडियो में सफिशिएंट है, क्या मैं उतना ही लिख के आ सकता हूँ, मुझे मार्क्स मिल जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। देखिए, कंटेंट जो है मैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में पूरा कवर करके रखता हूँ, बट एट द एंड आपको थोड़ा टेक्स्ट बुक से हिंट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक से हिंट लेंगे तो उससे क्या होगा कि आप जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर पाएंगे। जब आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करेंगे तो आप हो सकता है पेपर में थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लिख पाएँ, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज आपको होगा, आप उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट आपको पता होगा, तो मार्क्स जो है वो अपने आप ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक वीडियो, चाहे वो कोई भी यूट्यूब वीडियो हो, भाई यूट्यूब वीडियो से आपको एक पर्टिकुलर एक एक्सपर्ट की नॉलेज मिल जाएगी। मैं अगर आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आपको उस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन की नॉलेज हो गई कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करा जाएगा। बाकी अटेम्प्ट आपके ऊपर है कि आप उसे कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी बुक से। बुक कोई खाली के लिए तो नहीं बनी ना, यूट्यूब तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से एक वे है कि आप किस तरीके से उसे समझ सकते हैं, बट समझने के बाद इंप्लीमेंट तो आपको बुक से ही करना है, क्योंकि बुक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उस टाइप के, कैसे आपको दिखेगा, ठीक है, या आपको उसकी कुछ थ्योरी और एक्स्ट्रा मिलेगी, ठीक है, तो वहाँ से आप सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियोस आर अ वे, ये जो टेक्स्ट बुक है उसको आपको वो ईजी वे में हम बता रहे हैं, और फिर आप उस टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे जिससे आप उसके और क्वेश्चन जो है वो ईजीनेस से लगा पाएँ। तो ये उस कमेंट का मुझे एक लगा कि मुझे उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये एक हर ईयर की मतलब एक प्रॉब्लम होती है कि हमें टेक्स्ट बुक्स को रेफर करना चाहिए, सिर्फ वीडियो से काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, वीडियो से काम हो जाएगा आपका मोस्ट प्रोबेबली, मतलब अगर मैं बात करूँ 100 में, तो 100 में से आपका 85% आपका आराम से जो है वीडियो से काम हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बुक से थोड़ा सा रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर गुड, ठीक है ना, 90+ अगर जाना है तब के लिए। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।